नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए अध्याय के साथ आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी आपको पता ही है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये कवि हैं और इनका जन्म के विषय में जानते हैं। इनका जन्म काशी में हुआ। इनकी विद्यालय शिक्षा 8वीं कक्षा तक थी, लेकिन स्वाध्याय करके इन्होंने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के महान व्यक्ति थे। जयशंकर प्रसाद ने अनेक विधाओं में गद्य की विधाओं में हाथ अपनाया, जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, और अनेक इनके जीवन की में कोमलता, माधुरी शक्ति और ओज को साहित्य का प्रमुख आधार माना गया। इनकी रचनाएं आप जानते ही हो, जिनमें से कामायनी सबसे प्रमुख इनकी रचना रही है। इनका फर्स्ट काव्यांश है मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। बेटा, इससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि आप जानते ही हो कि आत्मकथ्य ये क्यों लिखा इन्होंने। आत्मकथ्य मतलब जीवन का एक छोटा सा पार्ट है। क्यों लिखा? जब ये हंस पत्रिका के संपादक थे और उस टीम में थे, तो वहाँ पे सभी जो साथी कवि थे उन्होंने आग्रह किया इनसे कि हम पत्रिका में एक स्तंभ निकाल रहे हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे कि आप अपने जीवन के संबंध में कोई घटनाक्रम बताइए, जिससे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो सके, लोगों को प्रेरणा मिल सके। तो इन्होंने कहा कि मेरे जीवन में ऐसी कोई प्रेरणा ही नहीं है। कवि को निजी पीड़ा की अनुभूति होने लगी ये सुनते ही, क्योंकि उनके जीवन का सबसे जो अविस्मरणीय घटना थी वो उनकी प्रेमिका के संबंध में थी। तो कवि को इस बात से बहुत दुख हो रहा था कि आज जिस प्रेमिका का सपना उन्होंने देखा था वह आज उनके साथ नहीं है। देखिए, कवि गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी। यहाँ पर मन रूपी भंवरे को कवि कह रहे हैं कि ये किस प्रकार की कहानी अपनी गाथा गा रहे हैं। मुरझाकर गिर रही देखो पत्तियां आज कितनी गिरी, कि मेरे जीवन में निराशाएं इतनी आ गई है कि आशा रूपी जो पत्तियां हैं वो आज मुरझाकर गिर रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कहते हैं कि जो आप मुझसे आत्मकथ्य सुनना चाहते हो, प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन मेरी जो कहानी है, इस प्रकार की कहानी, इस अनंत नीलिमा, इस अनंत नीले आकाश के नीचे असंख्य लोगों का ऐसा जीवन इतिहास है, तो मेरे जीवन में ऐसी कोई विशेष बात है ही नहीं। लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, और इस प्रकार की जो कहानियां हैं उनको लोग कह करके अपना उपहास कराते हैं। या मैं खुद अगर ऐसी कहानी बनाऊंगा तो मैं भी एक उपहास का पात्र ही बनूंगा। मतलब लोग सुनते हैं और उपहास बनाते हैं उसका। तब भी यदि कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी अगर आप ये कहते हो, मेरा मानना यह है कि आप किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं मिलने वाली है, लेकिन फिर भी आप कहते हो कि आप तो सुनाइए, तो मैं वह अपनी दुर्बलता कह डालूं, जो मेरे जीवन की कमियां हैं वो मैं आपको कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर होगी, तुम्हें सुनने से तो सुख प्राप्त होगा इस प्रकार की कहानियां, लेकिन तुम ये देखोगे कि मेरे जीवन रूपी जो गागर है वह बिल्कुल खाली है और आप लोग इससे कोई भी प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरी रसलें भरने वाले। यहाँ पे प्रसाद जी अपनी असहमति दर्शाते हुए कहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले, कि हे मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो मेरे जीवन की सफलताओं के विषय में, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि असफलता है, तो फिर भी तुम मुझसे सुनना चाहते हो। तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरी रसलें भरने वाले।
मेरे जीवन से कुछ अच्छी बातें सीखकर आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो, यह आप देखना चाहते हो। ये विडंबना मेरी, अरे सरले तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरी विडंबना है, दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार की कहानी मेरे जीवन की है, तो मेरी सरलता के कारण अगर मैं आप लोगों को कह भी डालता हूँ तो मैं हंसी का ही पात्र बनूंगा। भूले अपनी यह प्रवंचना ओलों को दिखलाऊं मैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो भूले हैं उनको भूल जाऊं, जो मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है उसको मैं भूल जाऊं और औरों की कहानी सुने। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ पर कवि ने अपनी प्रेमिका के विषय में जिक्र करते हुए कहा है कि जो चांदनी रातें प्रेमिका के साथ बिताई थी, उन प्रेमिका वह चांदनी रातों को मैं आप लोगों के सामने कैसे बताऊं। अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की, जो मेरे निजी क्षणों की बातें थी, वह बातें मैं आपके सामने कैसे बताऊं। मतलब मेरी निजता को मैं समाप्त करना नहीं चाहता। आगे देखिए, कवि अपनी प्रेमिका के विषय में आगे बताते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। किसका स्वप्न देखा था? अपनी प्रेमिका का। तो वह सुख के बारे में कह रहे हैं कि वो मेरे जीवन का एक सुख था, उस सुख वह केवल सपने में ही रह गया, और जैसे ही उस सपने से मैं जागा तो वह गायब हो गया। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया, मतलब बस पास आने ही वाला था, प्राप्त होने ही वाला था, और वह जो प्रेमिका थी वह मुझे छोड़कर चली गई। अब यहाँ पे प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, मतलब जो प्रेमिका है उसके अरुण कपोल, अरुण कपोल मतलब होता है कि अरुण मतलब सूर्य उदय से पहले जो लालिमा होती है, इस प्रकार के कपोल मतलब गाल, कि उसके गाल इतने सुंदर थे। अनुरागनी उषा लेते निज सुहाग मधुमाया में, ये ऐसा लग रहा था कवि को कि जैसे उषा जो सूर्योदय से पहले का टाइम होता है, जो समय होता है, कि वह लालिमा भी प्रेमिका के गालों से ही ली जाती हो, उसकी स्मृति पाथे वनी थके पथि गंता हूँ। कवि कह रहे हैं कि अब तो मेरे राह में, मेरे जीवन में केवल उसकी स्मृतियां ही शेष है। जिस प्रकार थके हुए पथिक को आसरा मिलता है, उसी प्रकार से मुझे भी मेरे थके हुए जीवन में आसरा है मेरी प्रेमिका की जो यादें हैं वह। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, और आप चाहते हो कि मैं जिन बातों को भूल चुका हूँ, दिल में जो बातें कहीं दबा ली हैं, उन दुखी पक्षों को जो मैंने ढक रखी है, मधुर स्मृतियां हैं लेकिन दुख भरी है, उनको आप देखना चाहते हो। क्योंकि तार तार जिंदगी को साहित्य का विषय बनाने के पक्ष में कभी नहीं थे। कभी क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका मानना था कि इससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेरणा आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, और स्तंभ निकालने का मुख्य कारण क्या था कि लोग वहां से प्रेरणा प्राप्त कर सके। आगे देखिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ। यहाँ पे कवि को लगता है कि उनका जीवन बेहद ही सामान्य सा जीवन है, तो अपने जीवन के बारे में वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन एक छोटा सा है, लेकिन ये कहानी इतनी बड़ी है जीवन की कि ये मैं कैसे लिखूं। क्या ये अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना यशोगान बंद करके और लोगों की सुनूं, और आप और मिलकर लोगों की सुनेंगे तो उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तुम सुनकर क्या भला करोगे मेरी भूली आत्मकथा। यहाँ पे कवि अपनी अभाव भरी उपलब्धियों के बारे में कहते हैं कि इस प्रकार के आत्मकथ्य को सुनकर पाठक और श्रोता दोनों को ही क्या मिलेगा। वैसे भी आत्मकथ्य कहने का समय भी नहीं है, अभी समय नहीं है, सोई थकी मेरी मौन व्यथा। समय नहीं है क्योंकि अभी जो मेरी पीड़ा है वह मेरा जो हृदय है उसके तल में कहीं ना कहीं सोई हुई है, उसे जगा कर फिर से मैं वेदना में, दुख में डूबना नहीं चाहता। बेटा ये मैंने शॉर्ट में आप लोगों को फटाफट समझाया है क्योंकि आप डेप्थ में पढ़ चुके हैं बेटा, आपका रिवीजन बहुत बार हो चुका है। आप ये 10-15 मिनट की जो वीडियो है इन्हें देखकर आप फटाफट रिवाइज कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बचेगा। और
आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, और मुझे पता है आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ इस बात से कि आप जैसे ही ये देखेंगे, एक सारी वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये वीडियो देखकर आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। इसका रिजल्ट आपको सेकंड प्री बोर्ड में अभी ही मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर मेरे वीडियो देखिए, और इससे रिलेटेड पीपीटी आप डाउनलोड कीजिए मेरे टेलीग्राम लिंक से। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आत्मकथ्य मुख्य रूप से क्या है? देखिए, आत्मकथ्य मुख्य रूप से क्या है, ठीक है, भैया आपने पढ़ा आत्मकथ्य क्या है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने इस आत्मकथ्य को कविता के माध्यम से किस प्रकार व्यक्त किया है। तीसरा है, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। नेक्स्ट, मधुप किसे कहा गया है। मधुप जो फर्स्ट लाइन में मन रूपी भंवरा है ना। फिफ्थ, कवि का मन रूपी भंवरा क्या व्यक्त कर रहा है। और दो प्रश्न आपके लिए लघु उत्तरीय यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन वीडियो के साथ जो बहुत छोटी छोटी शॉर्ट में वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों को के लिए, तो आप इनके साथ ज़रूर तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आएगी। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।